रात का सन्नाटा है। केवल यमुना नदी का पानी तट के पत्थरों से टकराकर एक धीमी गूंज पैदा कर रहा है। आगरा किले की बालकनी में शाहजहां अकेले खड़े हैं। उनकी नजरें दूर क्षितिज पर जमी है, जहां अंधेरा पानी और आकाश को एक कर देता है। हवा का झोंका आता है, लेकिन वे हिलते नहीं हैं। उन्होंने अपना दाहिना हाथ धीरे से अपने सीने पर रखा है। सांसें धीमी हैं, जैसे वे किसी चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हों जो अब उनके पास नहीं है। मुमताज महल अब इस दुनिया में नहीं है। यह कमी उनके चेहरे की लकीरों में साफ झलकती है। उन्होंने नीचे बहती यमुना की ओर देखा, जहां पानी का एक टुकड़ा चांदनी में चमक उठा। इस एकांत में शाहजहां ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने अपने हाथ को मुट्ठी की तरह भींचा। उन्होंने संकल्प लिया कि वे एक ऐसी इमारत बनाएंगे जो समय की रफ्तार को रोक देगी। यह पत्थर की दीवारें नहीं, बल्कि उनकी यादों का एक ऐसा ढांचा होगा जो युगों तक जीवित रहेगा। उन्होंने अपनी नजरें वापस क्षितिज पर टिका दी। अब उनके मन में केवल एक ही लक्ष्य है, समय को चुनौती देने वाली एक अमर कृति का निर्माण। समय पीछे मुड़ता है। साल 1631। बुरहानपुर का युद्ध क्षेत्र। तोपों की गूंज और घोड़ों की टापों से जमीन कांप रही है, लेकिन तंबू के अंदर का वातावरण बिल्कुल अलग है। यहाँ शोर नहीं, बल्कि भारी सन्नाटा है। मुमताज महल एक तख्त पर लेटी हैं। उनके माथे पर पसीने की बूंदें हैं। वे हाँफ रही हैं। शाहजहां उनके पास घुटनों के बल बैठे हैं। मुमताज ने अपना हाथ धीरे से उठाया और शाहजहां की हथेली को मजबूती से थाम लिया। उनकी उंगलियां कांप रही हैं। मुमताज की आंखें शाहजहां के चेहरे पर टिकी हैं। उन्होंने अपनी सांसों को नियंत्रित किया और धीमी, लड़खड़ाती आवाज में अपनी अंतिम इच्छा व्यक्त की। वे चाहती थीं कि उनके बाद एक ऐसी निशानी बने जो दुनिया में उनके प्रेम की गवाही दे। शाहजहां ने अपना सिर झुकाया और मुमताज के हाथ को अपने माथे से लगा लिया। उस तंबू में बाहर के युद्ध का शोर पूरी तरह गायब हो गया। मुमताज की पकड़ ढीली होने लगी। शाहजहां ने उनके हाथ को और कसकर पकड़ लिया, जैसे वे समय को वहीं रोक लेना चाहते हों। लेकिन वह क्षण अंतिम था। मुमताज का हाथ धीरे से नीचे गिर गया। तंबू के बाहर का शोर फिर से कानों में गूंजने लगा, लेकिन शाहजहां के लिए दुनिया स्थिर हो गई थी। उन्होंने उठकर बाहर की ओर देखा, जहां युद्ध का धुआं आसमान को ढक रहा था। तंबू के बाहर का शोर अब शाहजहां के कानों तक नहीं पहुंच रहा था। वे आगरा लौट आए, लेकिन कांच का कमरा अब खाली लगता था। सभा में दरबारी झुककर सलाम करते, लेकिन शाहजहां की नजरें किसी और ही दुनिया में खोई रहती। वे घंटों तक अपने सिंहासन पर पत्थर की तरह बैठे रहते। सरकारी फरमानों पर दस्तखत करने के लिए कलम उठती, लेकिन वे उसे बिना स्याही में डुबोए ही पन्नों पर घुमाते रहते। एक सुबह उन्होंने आईने में अपना चेहरा देखा। उनके बाल, जो कल तक घने और काले थे, रात बर्फ की तरह सफेद हो गए थे। उन्होंने अपने चेहरे की झुर्रियों को अपनी उंगलियों से छुआ। वे धीरे से कुर्सी से उठे और खिड़की की ओर चल दिए। उन्होंने शाही दरबार के दरवाजों को बंद करने का आदेश दिया। वे अब किसी से मिलना नहीं चाहते थे, किसी शिकायत को सुनना नहीं चाहते थे। उनके लिए सत्ता का अर्थ बदल चुका था। उन्होंने अपने मुकुट को मेज पर रखा और उसे पीछे ढकेल दिया। वे कमरे के अंधेरे कोने में जाकर बैठ गए। बाहर के गलियारों में सन्नाटा पसर गया। मंत्रियों की आवाजें धीमी हो गईं। पूरा साम्राज्य अब एक ऐसे बादशाह के अधीन था जिसकी आत्मा उस तंबू में ही कहीं पीछे छूट गई थी। वे अब केवल एक इंसान थे जो अपनी यादों के बोझ तले दिन रात गल रहे थे। अंधेरे कमरे में एक मशाल की लौ फड़फड़ा रही थी। शाहजहां ने अपनी मुट्ठी खोली। उनकी हथेली में मुमताज के नाम का एक छोटा सा ताबीज था। उन्होंने उसे अपनी आंखों के करीब लाया। अचानक उनकी बेजान आंखों में एक चमक लौटी। उन्होंने मेज पर रखे धूल भरे नक्शों को एक झटके से खींच लिया। उन्होंने स्याही की दवात खोली और एक नया पन्ना सामने बिछाया। उनकी उंगलियां थरथरा रही थीं, पर इरादा चट्टान जैसा सख्त था। उन्होंने कलम उठाई और कागज पर एक सीधी रेखा खींची। यह एक साधारण रेखा नहीं थी। यह काल को चुनौती देने का पहला निशान था। वे बुदबुदाए, एक ऐसा मकबरा जो इतिहास की धूल में नहीं खोएगा। उन्होंने अपनी योजना को आकार देना शुरू किया। यह इमारत साधारण पत्थरों का ढेर नहीं, बल्कि एक अमर कविता होगी। उन्होंने नक्शे पर गुंबद का एक घेरा बनाया, फिर मीनारों की ऊंचाई तय की। उन्होंने कल्पना की कि यह ढांचा कैसे समय के थपेड़ों को झेलेगा। उन्होंने शाही मुहर उठाई और उस पर जोर से दबाया। यह अब एक बादशाह का फरमान नहीं, बल्कि एक प्रेमी का संकल्प था। उन्होंने खिड़की को पूरी तरह खोल दिया।
सूरज की रोशनी सीधे कागज पर पड़े नक्शों पर आकर गिरी। उन्होंने उस रोशनी की तरफ हाथ बढ़ाया, मानो वे भविष्य की उस इमारत को अभी छू लेना चाहते हों। उनके चेहरे की थकान गायब हो गई थी। उन्होंने पुकारा। उनके स्वर में एक अजीब सी तीव्रता थी जो महल के सन्नाटे को चीर गई। अब लक्ष्य स्पष्ट था। शाहजहां महल की ठंडी सीढ़ियों से नीचे उतरे। उनके जूते रेत में धंस रहे थे। वे सीधे यमुना के तट पर पहुंचे। यहाँ का पानी धीमा था, तट से टकराकर एक हल्की गूंज पैदा कर रहा था। वे नदी के किनारे किनारे चलते रहे, अपनी उंगलियों से हवा की दिशा को भांपते हुए। वे एक ऐसे स्थान की तलाश में थे जो मुमताज की यादों की तरह शांत और पवित्र हो। अचानक वे रुक गए। उन्होंने नदी के मोड़ पर बने एक घुमावदार स्थान को देखा। उन्होंने झुककर वहां की मिट्टी को अपने हाथों में लिया और उसे रगड़ा। मिट्टी सख्त थी, नींव के लिए उपयुक्त। उन्होंने ऊपर देखा। चांद की रोशनी नदी के पानी पर गिर रही थी और पानी का प्रतिबिंब उस स्थान पर एक दिव्य चमक बिखेर रहा था। उन्होंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उसे उसी स्थान पर रखा। पत्थर पर पड़ती चांदनी उसे जीवित कर रही थी, मानो वह पत्थर खुद सांस ले रहा हो। शाहजहां ने नदी के दूसरी ओर से उस स्थान को देखा। यह वही जगह थी। यहाँ की नमी और शांति का संगम किसी भी अन्य स्थान से भिन्न था। उन्होंने अपने साथ आए सहायकों को इशारा किया। उन्होंने जमीन पर एक घेरा बनाया और उस पर अपनी मुहर अंकित कर दी। यह केवल एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, यह वह आधार था जहां मुमताज की यादें अमर होने वाली थीं। उन्होंने नदी के बहते पानी की तरफ देखा और फिर उस स्थान की ओर जहां अब इतिहास की नींव रखी जानी थी। शाहजहां ने दूतों को 4 दिशाओं में रवाना किया। शाही फरमान की मोहरें दूर दराज के साम्राज्यों की चौखटों तक पहुंची। महीनों के सफर के बाद आगरा की धूल भरी सड़कों पर नए कदमों की आहट सुनाई देने लगी। सबसे पहले फारस से आए कारीगरों का काफिला पहुंचा। उन्होंने अपने साथ नक्काशी के बारीक औजारों से भरे संदूक उतारे। उनके पीछे तुर्क साम्राज्य के इंजीनियरों की टोली थी, जो अपने हाथों में ज्यामितीय नक्शे और बड़े प्रकार थामे हुए थे। अरब के कुशल संगतराश भी ऊंटों पर सवार होकर पहुंचे, जिनकी उंगलियों में पत्थरों को तराशने का वर्षों का अनुभव था। यमुना के तट पर अब केवल स्थानीय हलचल नहीं थी, अलग अलग भाषाओं के स्वर हवा में गूंजने लगे। शाहजहां ने नदी के किनारे एक बड़ा शिविर लगवाया। वहां फारसी गुंबदों के रेखा चित्रों के बगल में तुर्की मेहराबों के नमूने रखे गए थे। जब इन कलाकारों ने पहली बार एक दूसरे का सामना किया, तो हथियारों की जगह कलम और पत्थर ने ले ली। वे झुककर एक दूसरे का अभिवादन करते और फिर सीधे नक्शों पर उंगली रखकर चर्चा में डूब जाते। यह केवल कारीगरों का मिलना नहीं था, बल्कि एक वैश्विक कलात्मक संगम की शुरुआत थी। पत्थर की हर एक सिल्ली अब एक ऐसी भाषा बोलने वाली थी जिसे दुनिया के हर कोने से आए ये उस्ताद समझते थे। शाहजहां दूर से इस भीड़ को देख रहे थे। यहाँ पत्थरों के बीच इतिहास का सबसे बड़ा निर्माण आकार लेने के लिए तैयार हो रहा था। आदेश मिलते ही यमुना का किनारा एक विशाल कार्यशाला में बदल गया। 20,000 मजदूरों का रेला धूल उड़ाते हुए मैदान में उतरा। उन्होंने जमीन पर लंबी रस्सियां बिछाईं और मिट्टी की खुदाई शुरू की। फावड़ों के चलने की आवाज नदी की कलकल में घुल गई। हर तरफ हलचल थी। कुछ लोग कुएं खोद रहे थे, तो कुछ भारी चट्टानों को खींचकर सही जगह पर टिका रहे थे। दोपहर की चिलचिलाती धूप में मजदूरों के माथे से पसीना बहकर जमीन पर गिर रहा था। वे बिना रुके काम कर रहे थे। एक तरफ से पत्थर उठाने का शोर आता, तो दूसरी तरफ रस्सियों को खींचने वाले मजदूरों की तालबद्ध पुकार सुनाई देती। रात होते ही मशालें जल उठतीं। आग की लपटें संगमरमर के टुकड़ों पर नाचतीं। निर्माण स्थल अब कभी सोता नहीं था। पहरेदार चक्कर काटते, तो कारीगर मशालों की रोशनी में नक्काशी के बारीक काम को जांचते। रेत और कंकड़ से पटी जमीन पर अब एक विशाल ढांचा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा था। मजदूरों ने अपने हाथों से नींव की हर ईंट को मजबूती से बिठाया। यह सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं था, यह पसीने और मेहनत से तैयार किया जा रहा एक सामूहिक सपना था। हर दिन सूरज ढलने के साथ काम की रफ्तार और तेज हो जाती। शाहजहां की नजरें हर उस बदलाव पर टिकी थीं जो यमुना के तट पर आकार ले रहा था। यहाँ हर एक मजदूर की थकान के पीछे एक ही लक्ष्य था, जो दिन रात की मेहनत से धड़क रहा था। आगरा से सैकड़ों मील दूर मकराना की खदानों में हथौड़ों की गूंज गूंज उठी। कारीगरों ने चट्टानों के सीने में छेनी उतारी और सफेद संगमरमर की विशाल सिल्लियों को अलग किया। खदानों से निकले इन पत्थरों का वजन इतना था कि उन्हें उठाने के लिए मजबूत लकड़ियों के फ्रेम तैयार किए गए।
धूल और चट्टानों के बीच से हाथियों का एक विशाल काफिला निकला। हर हाथी की पीठ पर संगमरमर की भारी सिल्लियां रस्सियों से मजबूती से बंधी थीं। महीनों तक यह काफिला रेगिस्तानी रास्तों और ऊबड़ खाबड़ जमीन को नापता रहा। दिन में सूरज की तपिश पत्थरों को तपा देती, तो रात की ओस उन्हें नम कर देती। हाथी धीरे धीरे कदम बढ़ाते, उनके पैरों की धमक से धूल का गुबार उठता। रास्ते में नदियां आती, तो भारी पत्थरों को नावों पर लादकर पार कराया जाता। रसद का यह सफर इतना कठिन था कि कई बार रास्ते में पहिए टूट जाते या रस्सियां घिसकर ढीली पड़ जाती, लेकिन मजदूरों ने हर बार उन्हें फिर से कसा। जब यह काफिला यमुना के तट के करीब पहुंचा, तो दूर से ही संगमरमर की सफेदी चमकती दिखाई दी। हाथी थक चुके थे, उनकी चाल धीमी थी, लेकिन जब उन्होंने अंतिम पड़ाव पर इन पत्थरों को गिराया, तो जमीन गूंज उठी। ये पत्थर अब आगरा की मिट्टी का हिस्सा बनने के लिए तैयार थे। शाहजहां के दूतों ने हर एक सिल्ली की जांच की, उनकी नसों को परखा और उन्हें निर्माण स्थल के मुख्य केंद्र की ओर ले जाने का आदेश दिया। अब सफेद संगमरमर की ये चट्टानें एक भव्य इमारत की नींव बनने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। यमुना की नरम मिट्टी इस भव्य इमारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। इंजीनियरों ने नदी के किनारे के उस भूभाग को मापा जहां पानी का दबाव सबसे अधिक था। उन्होंने एक खास तकनीक का इस्तेमाल किया। मजदूरों ने जमीन में गहरे कुएं खोदना शुरू किया। फावड़ों के साथ भारी लोहे की छड़ें मिट्टी के भीतर धंसी। जैसे ही कुआं गहरा होता, नीचे से पानी रिसने लगता। कारीगरों ने तुरंत उन कुओं में मजबूत लकड़ी के खंभे गाड़ दिए। ये खंभे यमुना की नमी को सोखकर सड़ने के बजाय और अधिक सख्त हो जाते थे। कुओं के खाली हिस्सों को मलबे, भारी पत्थरों और चूने के मिश्रण से भरा गया। हर एक कुएं को एक पत्थर की नींव की तरह तैयार किया गया। मजदूरों ने इन कुओं के ऊपर पत्थरों की भारी परतें बिछाईं और उन्हें आपस में लोहे की बेड़ियों से जकड़ दिया। यह काम महीनों तक चला। जब भी यमुना का जल स्तर बढ़ता, इंजीनियर उसकी दिशा और दबाव को मापते। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि आने वाली सदियों तक यह नींव नदी की नमी के आगे न झुके। कुओं के चारों ओर बिछाई गई पत्थरों की यह जाली अब जमीन के भीतर एक अभेद्य किला बन चुकी थी। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ एक समतल मैदान था, लेकिन जमीन के नीचे हजारों कुएं एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस जटिल इंजीनियरिंग ने यमुना की अस्थिर रेत को पत्थर जैसी मजबूती दे दी। अब नींव का वह हिस्सा तैयार था जो आने वाले भव्य ढांचे के वजन को अपने कंधों पर उठाने के लिए पूरी तरह सक्षम था। नींव तैयार होने के बाद संगमरमर की कोरी दीवारें अब कलाकारों के लिए एक विशाल कैनवस बन चुकी थीं। कारीगरों ने अपने सूक्ष्म औजारों को निकाला। छोटी छेनी और हथौड़ों की लयबद्ध आवाज से पूरा निर्माण स्थल गूंज उठा। उन्होंने पत्थर की सतह पर पहले नक्काशी की रूपरेखा बनाई। कारीगरों ने संगमरमर को ऐसे तराशा जैसे वह कठोर पत्थर न होकर मोम हो। फूलों की पंखुड़ियां, बेल बूटों की घुमावदार लकीरें और ज्यामितीय आकृतियां धीरे धीरे दीवार पर उभरने लगीं। यह केवल नक्काशी नहीं थी, बल्कि पत्थर के सीने में जीवंतता भरने का प्रयास था। इसके बाद कीमती पत्थरों का काम शुरू हुआ। कारीगरों ने नीलम, पन्ना, अकीक और फिरोजा जैसे पत्थरों को बाल जैसी पतली परतों में काटा। उन्होंने संगमरमर में बारीक खांचे खोदे और इन रत्नों को उनमें इस तरह जड़ दिया कि जोड़ का पता तक न चले। एक एक पत्थर को बैठाने के लिए उन्होंने उंगलियों से दबाव दिया। हर फूल की पंखुड़ी में अलग अलग रंगों के पत्थरों को पिरोया गया। दोपहर की चिलचिलाती धूप में कारीगर पसीने से बदतर होकर भी अपना ध्यान नहीं भटकाते थे। उनकी आंखों की एकाग्रता और हाथों की स्थिरता से दीवारें अब केवल पत्थर न रहकर एक विस्तृत चित्रकला में बदल रही थीं। पत्थर की नक्काशी और रत्नों की जड़ाई के इस मेल ने इमारत की कठोरता को कोमलता में बदल दिया। जब काम पूरा हुआ, तो संगमरमर की सफेदी पर रंगों की यह चमक ऐसी लग रही थी मानो किसी ने पत्थर के भीतर ही कोई बगीचा खिला दिया हो। भोर का पहला सूरज क्षितिज को चीरते हुए जैसे ही ताज के संगमरमर से टकराता है, इमारत की रंगत बदल जाती है। पत्थर की सफेदी धीरे धीरे पिघलती है और एक हल्की गुलाबी आभा पूरी सतह को ढक लेती है। जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता है, प्रकाश के कोण बदलते हैं। संगमरमर की सतह पर पड़ने वाली किरणों का रिफ्लेक्शन पत्थर के कणों के भीतर गहराई से उतरता है। यह कोई रंग नहीं है, बल्कि प्रकाश का वह खेल है जो पत्थर की कठोरता को कोमल बना देता है। दोपहर की तेज रोशनी में यह चमक इतनी तीव्र हो जाती है कि अपनी आंखें टिकाना मुश्किल होता है। फिर दिन ढलता है और शाम का साया दीवारों पर रेंगने लगता है।
जैसे ही चंद्रमा ऊपर आता है, ताजमहल का स्वरूप फिर बदल जाता है। अब वह गुलाबी नहीं बल्कि ठंडी चांदी जैसा चमकता है। चांदनी की किरणें जब पॉलिश किए हुए पत्थरों पर गिरती हैं, तो दीवारें पूरी तरह से पारभासी महसूस होने लगती हैं। पत्थर की नक्काशी के बीच का अंधेरा और चांदनी की चमक एक ऐसा विरोधाभास पैदा करती है कि इमारत हवा में तैरती हुई सी प्रतीत होती है। यमुना का पानी उस चमक को अपने भीतर समेट लेता है और लहरों के साथ वह चांदी की चमक कांपती है। एक पल के लिए ऐसा लगता है कि पत्थर अपनी जता छोड़कर सांस ले रहा है। दर्शक अपनी जगह पर जमे रह जाते हैं, क्योंकि सूरज से चांद तक का यह सफर पत्थर को एक जीवित अस्तित्व में बदल देता है। निर्माण के 2 दशक बीत चुके थे। यमुना के किनारे खड़े इस ढांचे ने अब तक शाही खजाने के बड़े हिस्से को निगल लिया था। हर गुजरते दिन के साथ निर्माण की गति को तेज करने का दबाव बढ़ता जा रहा था। शाहजहां का धैर्य अब जवाब देने लगा था। वह दिन रात निर्माण स्थल के नक्शों के बीच अपनी मेज पर झुककर बैठे रहते। उनके हाथों की उंगलियां कागजों पर लकीरें खींचती, जबकि उनकी नजरें लगातार बढ़ते खर्चों के बही खातों पर टिकी रहती। राज्य का सोना तेजी से संगमरमर और कीमती पत्थरों में बदल रहा था। दरबार में फुसफुसाहटें शुरू हो गई थीं। वजीर और अधिकारी बार बार खजाने की खाली होती तिजोरियों की ओर इशारा करते, लेकिन शाहजहां के कानों पर जूं तक न रेंगती। वे अपनी कुर्सी से उठते, कमरे में बेचैनी से टहलते और खिड़की से निर्माण स्थल की ओर देखते। उनकी आंखों के नीचे गहरी लकीरें उभर आई थीं। उन्होंने एक बार फिर शाही मुहर लगाई और आदेश दिया कि काम की गति में एक पल की भी ढील न आए। मजदूरों की संख्या बढ़ा दी गई और कारीगरों को बिना रुके काम करने की सख्त ताकीद दी गई। निर्माण स्थल पर दिन और रात के बीच का अंतर मिट गया। मशालों की रोशनी में रातें भी दिन जैसी व्यस्त रहने लगी और मशालों की रोशनी में रातें भी दिन जैसी व्यस्त रहने लगी। शाहजहां का हर फैसला अब एक जुए जैसा था, जहां वे समय के साथ एक ऐसी दौड़ में शामिल थे जिसे जीतना अनिवार्य था, भले ही उसके लिए पूरे साम्राज्य की नींव हिल जाए। निर्माण अब उस पठाव पर था जहां पत्थर पर केवल नक्काशी नहीं बल्कि गणित की भाषा लिखी जा रही थी। कुरान की आयतों को संगमरमर की दीवारों पर उकेरने का काम शुरू हुआ। चुनौती यह थी कि मीनारों की ऊंचाई और दीवार की विशालता के कारण नीचे खड़ा व्यक्ति जब ऊपर देखता तो अक्षर उसे छोटे और धुंधले दिखाई देते। सुलेखकों ने इसके लिए एक जटिल ज्यामितीय विधि अपनाई। उन्होंने अक्षरों के आकार को ऊपर की ओर जाते हुए क्रमशः बढ़ाया। नीचे से देखने पर ये अक्षर एक समान आकार के दिखाई देने लगे। कारीगरों ने छेनी और हथौड़ी का उपयोग करके पत्थर को गहराई तक काटा। उन्होंने अक्षरों के किनारों को इस तरह से तराशा कि सूरज की रोशनी उन पर पड़ते ही वे उभर आएं। हर एक आयत का अनुपात एक निश्चित गणितीय सूत्र पर आधारित था। संगमरमर की सतह पर काले पत्थर को जड़ा गया। यह काम महीनों तक चला। कारीगर घंटों तक मचानों पर लटके रहते, अपनी सांसें रोककर एक एक अक्षर को तराशते। जब काम पूरा हुआ तो दीवारें किसी किताब के पन्नों जैसी स्पष्ट हो गईं। यह केवल धार्मिक आस्था का प्रदर्शन नहीं था, बल्कि वास्तुकला और ज्यामिति का एक ऐसा संगम था जिसने मानवीय दृष्टि की सीमाओं को जीत लिया था। नीचे खड़ा कोई भी व्यक्ति जब ऊपर देखता तो उसे अक्षरों की भव्यता और संतुलन में कोई अंतर महसूस नहीं होता। यह गणितीय सटीकता ही थी जिसने पत्थर पर उकेरी गई इबारत को अमर कर दिया। 22 वर्षों की निरंतर भागदौड़ अब अपने अंतिम छोर पर थी। निर्माण स्थल से बांस के भारी मचानों को हटाने का सिलसिला शुरू हुआ। हजारों मजदूरों ने रस्सी खींचकर आखिरी ढांचे को जमीन पर उतारा। धूल की मोटी परत को साफ किया गया। कारीगरों ने अपने औजारों को समेटा और संगमरमर की सतह को अंतिम बार रेशमी कपड़ों से रगड़ा। सूरज की पहली किरणें जब गुंबद से टकराईं, तो पूरा परिसर एक दिव्य आभा से भर उठा। यह 1653 का वर्ष था। 3 करोड़ रुपयों का निवेश और 2 दशकों का पसीना उस विशाल पत्थर की संरचना में समाहित हो चुका था। शाहजहां ने यमुना के तट से अपनी दृष्टि उस इमारत पर टिकाई। वह अब केवल संगमरमर का ढेर नहीं था, बल्कि एक पूर्ण कृति थी। चारों मीनारें आकाश को छू रही थीं और मुख्य गुंबद चांदनी में दूधिया चमक बिखेर रहा था। निर्माण के अंतिम दिन जब आखिरी पत्थर को उसकी जगह पर जड़ दिया गया तो सन्नाटा पसर गया। कारीगरों ने अपनी सांसें थाम लीं। हवा का एक झोंका यमुना के पानी को छूता हुआ गुंबद के चारों ओर घूमा। इमारत के हर कोण से एक संपूर्ण संतुलन दिखाई दे रहा था। यह वह क्षण था जिसका सपना शाहजहां ने 2 दशक पहले देखा था।
अब वह सपना कंक्रीट और पत्थर की हकीकत बनकर उनके सामने खड़ा था। साम्राज्य का सबसे भव्य मकबरा अपनी पूरी गरिमा के साथ तैयार हो चुका था। शाहजहां ने सीढ़ियां चढ़कर मुख्य द्वार को छुआ। संगमरमर की सतह अभी भी ठंडी थी। उन्होंने अपनी हथेलियों से पत्थर की नक्काशी को महसूस किया। यह स्पर्श उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि का था। उन्होंने चारों ओर देखा। बगीचों में पानी के फव्वारे चल रहे थे और यमुना की लहरें शांत थीं। उनके चेहरे पर एक गहरी शांति थी, मानो उन्होंने समय को जीत लिया हो। उन्होंने अपने वजीरों को इशारा किया और निर्माण का कार्य संपन्न होने की घोषणा की। दरबार में उत्सव की तैयारियां शुरू हुईं, लेकिन किले के भीतर गलियारों में सन्नाटा था। औरंगजेब ने अपने कक्ष की खिड़की से उस चमकती हुई इमारत को देखा। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसने अपने सैनिकों को गुप्त संदेश भेजे। महल के बाहरी दरवाजों पर पहरेदार बदल दिए गए। शाहजहां अभी भी अपनी कृति की सुंदरता में खोए थे। उन्हें आभास नहीं था कि उनकी सत्ता का आधार हिल रहा है। किले के एक अंधेरे कोने में औरंगजेब के वफादार हथियारों को तेज कर रहे थे। एक तरफ जश्न का माहौल था, दूसरी तरफ तख्तापलट की साजिशें पक रही थीं। शाहजहां ने अंतिम बार गुंबद की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्हें लगा कि उन्होंने सब कुछ पा लिया है, लेकिन उसी क्षण किले के मुख्य द्वार को बाहर से बंद कर दिया गया। लोहे की भारी जंजीरें टकराईं और महल का वातावरण अचानक बदल गया। महल के गलियारों में अब केवल भारी जूतों की गूंज सुनाई दे रही थी। शाहजहां ने अपने वजीर को बुलाया, लेकिन कोई नहीं आया। कक्ष के बाहर तैनात संतरी बदल दिए गए थे। नए पहरेदार अनजान थे। उन्होंने अपनी तलवारें म्यान में कस लीं और शाहजहां के सामने अड़ गए। बादशाह ने अपना शाही फरमान हाथ में लिया और द्वार की ओर बढ़े, पर लकड़ी के बड़े पल्ले बाहर से बंद थे। किले की दीवारों पर लगे मशालों की रोशनी कांप रही थी। शाहजहां ने चिल्लाकर अपने सेनापतियों का नाम लिया, लेकिन उनकी आवाज ऊंची पत्थर की छतों से टकराकर वापस आ गई। उसी समय महल के प्रांगण में घोड़ों की टापें सुनाई दीं। औरंगजेब के सैनिक सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे। उनके हाथों में नंगी तलवारें थीं। शाहजहां ने मेज पर रखा पानी का गिलास जोर से दबाया। वह नीचे फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। उन्होंने खिड़की से नीचे देखा तो पूरा आगरा किला औरंगजेब की सेना से घिर चुका था। रसद की गाड़ियां रोकी जा चुकी थीं और मुख्य द्वार पर पहरा और सख्त हो गया था। शाहजहां ने अपने हाथ देखे, उनमें अब सत्ता की कोई पकड़ नहीं बची थी। उन्होंने पीछे मुड़कर अपनी गद्दी देखी, जिसे अब औरंगजेब के सिपाही घेर रहे थे। महल का हर कोना अब एक पिंजरे में तब्दील हो रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उनके अपने ही महल की दीवारें उनके खिलाफ खड़ी हो गई हैं। सत्ता की डोर उनके हाथों से फिसलकर औरंगजेब के अधिकार में जा चुकी थी। शाहजहां ने कक्ष के भारी लकड़ी के दरवाजे को अपने पूरे बल से धक्का दिया। दरवाजा नहीं हिला। बाहर से लोहे की भारी कुंडी और मजबूती से बंद की गई थी। उन्होंने कमरे में रखी कीमती मेज को झटके से पलटा। कागज और कलम बिखर गए। फर्श पर वे बिखरते हुए कागज उनकी गिरती सत्ता के साक्षी थे। गलियारे में भारी कदमों की आवाजें करीब आईं। औरंगजेब कक्ष के सामने आकर रुका। उसने बिना दरवाजा खोले ही बाहर से अपनी आवाज बुलंद की। उसने स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी सेवक बादशाह के पास न जाए और किले से बाहर का संपर्क पूरी तरह तोड़ दिया जाए। शाहजहां ने दरवाजे की लकड़ी पर अपना हाथ मारा, लेकिन दूसरी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। उन्होंने खिड़की की ओर रुख किया, लेकिन वहां भी तीरंदाज तैनात थे। किले का प्रांगण अब पूरी तरह औरंगजेब के नियंत्रण में था। शाही मुहर और अधिकार पत्र छीन लिए गए थे। शाहजहां एक कमरे में अकेले रह गए। उन्होंने कमरे के एक कोने में रखे सोफे पर बैठने की कोशिश की, लेकिन वहां भी उन्हें एक कैदी जैसा महसूस हुआ। हर तरफ तैनात सिपाही अब उनके लिए नहीं, बल्कि उनके खिलाफ पहरा दे रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि उनका शासनकाल समाप्त हो चुका है। किले के चारों ओर घेराबंदी इतनी सख्त थी कि एक परिंदा भी बाहर नहीं निकल सकता था। एक महान सम्राट अब अपने ही घर के एक छोटे से हिस्से में कैद होकर रह गया था। बाहर की दुनिया से उनका नाता टूट चुका था और भीतर का सन्नाटा उनकी हार की गवाही दे रहा था। शाहजहां ने कक्ष की खिड़की के पास कदम बढ़ाए। पत्थर की चौखट पर उनकी उंगलियां जमी रहीं। उन्होंने खिड़की के भारी पत्थरों को हटाकर बाहर देखने की कोशिश की। क्षितिज पर यमुना के तट के पार दूर ताजमहल सफेद चमक के साथ दिखाई दे रहा था। वह इमारत अभी भी वही थी जिसे उन्होंने मुमताज के लिए बनाया था। शाहजहां ने अपना माथा ठंडी पत्थर की दीवार से टिकाया। उनकी सांसें खिड़की के पास की जाली पर नमी छोड़ रही थीं।
वे घंटों उस जगह को निहारते जहां से ताज की गुंबद साफ दिखती थी। दिन ढलने पर जब सूरज की आखिरी रोशनी ताज के संगमरमर पर गिरती, तो वे अपना हाथ हवा में बढ़ाते, जैसे उसे छूना चाह रहे हों। उनके हाथ कांप रहे थे। उन्होंने अपनी हथेली को खिड़की के चौकोर छेद पर रखा, मानो उसे पकड़कर बाहर निकलना चाहते हों। लेकिन बाहर सिपाही अपनी भाले लिए पहरा दे रहे थे। वे ताज को देख सकते थे, पर वहां तक पहुंच नहीं सकते थे। उनकी आंखों के सामने पत्थर की वह दीवार थी जो उन्हें उनकी बनाई हुई सबसे सुंदर कृति से अलग कर रही थी। वे दिन भर खिड़की के सामने बैठे रहते, पानी का गिलास मेज पर ज्यों का त्यों रखा रहता। शाम को जब रोशनी कम होती, वे खिड़की के पास से नहीं हटते। उनकी नजरें उस गुंबद पर टिकी रहती, जो अब उनके जीवन का एकमात्र सहारा बन गया था। वे उस दूरी को नापते जिसे तय करने के लिए अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। शाहजहां की सांसें धीमी हो गईं। वे खिड़की के पास फर्श पर गिर पड़े। उनके हाथ, जो घंटों तक ताजमहल को छूने की कल्पना करते थे, अब बेजान होकर पत्थर पर टिक गए। कक्ष का सन्नाटा गहरा गया। बाहर पहरा दे रहे सिपाहियों के भाले नीचे झुक गए। बादशाह की धड़कनें रुक गईं। उनके शरीर को शाही तख्त से उठाया गया। आगरा किले की भारी दीवारें अब उनके लिए कोई बाधा नहीं थीं। शव को यमुना नदी के तट के रास्ते धीरे धीरे ताजमहल की ओर ले जाया गया। भारी दरवाजों को खोला गया। मशालों की रोशनी ने ताजमहल के भीतर के अंधेरे को चीर दिया। मुमताज की कब्र के बगल में जगह बनाई गई। संगमरमर की ठंडी सतह पर उन्हें धीरे से लिटाया गया और पत्थर के दो टुकड़े अब एक दूसरे के इतने करीब थे कि उनके बीच की दूरी मिट गई थी। वर्षों की तड़प, वे अनगिनत दिन और रातें, सब इस एक मिलन में सिमट गईं। कब्र के ऊपर कुरान की आयतें उकेरी गई थीं, जो अब उनके मौन की गवाह थीं। सूरज की रोशनी गुंबद के भीतर से छनकर उन दोनों के बीच के पत्थर पर गिरी। बाहर यमुना का पानी तट से टकरा रहा था, जैसे समय रुक गया हो। वे अब अकेले नहीं थे। दो प्रेमियों का वह अनंत मिलन, जिसके लिए उन्होंने पत्थर का यह महल खड़ा किया था, आखिरकार पूरा हो गया। ताजमहल की मीनारें आज भी यमुना के किनारे अडिग खड़ी हैं। इन पत्थरों की नक्काशी के बीच उन 20,000 मजदूरों की मेहनत दबी है, जिन्होंने अपनी उंगलियों से संगमरमर को तराशा था। पत्थर पर बने हर एक फूल और कुरान की हर एक आयत में उन हाथों का पसीना समाया हुआ है। सूरज जब ढलता है तो संगमरमर की सतह पर पड़ने वाली परछाइयां उन कारीगरों की याद दिलाती हैं, जो अब इतिहास की धूल बन चुके हैं। यह इमारत केवल एक मकबरा नहीं है, यह एक बादशाह की उस अटूट याद का प्रमाण है, जिसने मौत के बाद भी अपने प्रेम को सुरक्षित रखा। आज जब कोई पर्यटक इस सफेद संगमरमर की दीवार पर अपना हाथ रखता है, तो पत्थरों के भीतर से एक धीमी गूंज सुनाई देती है। यह गूंज सदियों पुराने वादों, मजदूरों की छेनी की आवाजों और यमुना के बहते पानी के साथ मिलकर एक नया इतिहास रचती है। समय बीतता गया, साम्राज्य ढह गए, लेकिन यह पत्थर का स्मारक आज भी अटूट खड़ा है। आप जब भी इसके सामने खड़े हों तो ध्यान से सुनें। हवा जब गुंबद के बीच से गुजरती है, तो वह उन करोड़ों लोगों की कहानी सुनाती है जो इस कृति को बनाने में मिट गए। यह इतिहास की वह शाश्वत गूंज है जो आने वाली हर पीढ़ी को यह बताती है कि प्रेम और श्रम मिलकर पत्थर को भी अमर बना देते हैं। ताजमहल का हर कोना, हर सीढ़ी और हर पत्थर उसी गूंज को समेटे हुए आज भी जिंदा है।